अंकिता भंडारी का जन्म साल 2003 में श्रीकोट पौड़ी गढ़वाल में हुआ। अंकिता की फैमिली में अंकिता के अलावा 3 और लोग हैं। सबसे पहले उनके फादर, जिनका नाम है वीरेंद्र सिंह भंडारी, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे। उनकी मदर, जिनका नाम है सोनी देवी, और वो एक आंगनवाड़ी वर्कर है। और तीसरा है उनका भाई अजय सिंह भंडारी, जो कि दिल्ली की एक प्राइवेट फर्म में काम किया करता है। अंकिता भंडारी क्योंकि घर में सबसे ज्यादा छोटी थी, इसीलिए वो सबको प्यारी थी। उनका निकनेम भी था साक्षी। अंकिता भंडारी ने 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक BR मॉडर्न स्कूल उत्तराखंड से अपनी पढ़ाई की थी। 12th क्लास में अंकिता के 88% मार्क्स आए थे, जो कि काफी ज्यादा प्राउड वाली बात थी अंकिता के पेरेंट्स के लिए। इनफैक्ट अंकिता को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया गया था बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के लिए। हर एम्बिशियस लड़की की तरह अंकिता भंडारी के भी बहुत सारे सपने थे, और उनमें से एक जो सबसे मेजर सपना था वो था HM करना और उसी फील्ड में आगे बढ़ना। 12th क्लास के बाद अंकिता ने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया था। अंकिता की जो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग काफी ज्यादा हंसी खुशी अपनी लाइफ काट रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आना तब शुरू हुई जब लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में सबने सफर किया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने सफर किया जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस लॉकडाउन से पहले भी खराब थी। तो सेम अंकिता की फैमिली के साथ हो रहा था और अंकिता काफी ज्यादा परेशान थी। इसी बीच जब पूरी दुनिया घर बैठी हुई थी और हम सब ऑनलाइन के सहारे थे, इंटरनेट के सहारे थे, उसी टाइम अंकिता भंडारी की मुलाकात होती है एक लड़के से ऑनलाइन, जिस लड़के का नाम था पुष्पदीप। पुष्पदीप जम्मू का था। और हम सबको ही कोई ना कोई ऐसा दोस्त चाहिए होता है जिससे हम अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर सके। सेम अंकिता और पुष्पदीप के साथ था। अंकिता अपनी सारी प्रॉब्लम्स पुष्पदीप से शेयर किया करती थी और पुष्पदीप भी उसको अच्छे से सुनता था। अंकिता ने अपने दोस्त को बताया कि कैसे उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशंस काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था और अंकिता के फादर की जो जॉब थी एज अ सिक्योरिटी गार्ड वो छूट चुकी थी। अंकिता काफी ज्यादा परेशान थी। तो अंकिता का दोस्त उसको कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जॉब्स ढूंढता हूँ। लॉकडाउन खत्म होने के बाद पुष्पदीप ने अंकिता के लिए एक जॉब ढूंढ निकाली। वो जॉब उसको इंटरनेट के थ्रू मिली थी। उसने इंटरनेट पे एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी एक रिजॉर्ट की, जहां पे रिसेप्शनिस्ट की जरूरत थी। उस रिजॉर्ट का नाम था वनंतरा रिजॉर्ट। वो रिजॉर्ट बीजेपी लीडर विनोद आर्या का था और उसको चला रहा था उसका बेटा पुलकित आर्या। तो पुष्पदीप ने अंकिता के लिए पुलकित आर्या से जॉब की बात कर ली थी, लेकिन पुलकित की एक शर्त थी। वो जो रिजॉर्ट था वो अंकिता के घर से 150 किलोमीटर दूर था। तो पुलकित आर्या की ये शर्त थी कि अगर अंकिता यहाँ जॉब करेगी तो उसको यहीं रहना पड़ेगा, उसको यहाँ पे कमरा दिया जाएगा। जिसके बाद पुष्पदीप ने अंकिता को ये शर्त बताई। अब क्योंकि अंकिता के घर की फाइनेंशियल कंडीशंस खराब थी, इसीलिए उसने हाँ कर दी। अब फाइनली 29 अगस्त को अंकिता का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। वहां पे वो अपना इंटरव्यू पास कर लेती है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराए जाते हैं। उसके बाद से उससे ज्वाइनिंग की डेट पूछी जाती है, जो कि होती है 3 सितंबर। 3 सितंबर को ज्वाइन करने के बाद अंकिता एक चीज नोटिस करती है उस रिजॉर्ट में, और वो ये चीज होती है कि उस रिजॉर्ट के अंदर अंकिता के अलावा और कोई लड़की नहीं होती या और कोई फीमेल स्टाफ नहीं होती। अब वो पुलकित आर्या के पास जाती है, उससे बात करती है इस बारे में। वो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ कंप्लीटली सेफ हो। उसकी बात अंकिता मान लेती है और थोड़ी काम डाउन हो जाती है, जिसके बाद से वो अपना काम शुरू कर देती है। उसका काम होता है रिसेप्शनिस्ट का, और वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर रही होती है। एक दिन क्या होता है, पुलकित आर्या अंकिता के पास आता है और उसको बताता है कि रिजॉर्ट जो है आज फुल हो चुका है, इसीलिए अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद तुम अपने रूम में मत जाना सोने के लिए, इंस्टेड तुम ऑफिस के बगल वाले रूम में सोने जाना। तो वो इस बात को मान लेती है और जब उसकी शिफ्ट खत्म होती है उसके बाद वो ऑफिस के बगल वाले रूम में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पे एक नॉक होता है। वो दरवाजा खोलने उठती है, दरवाजा खोलती है और देखती है उसके सामने खड़ा हुआ है पुलकित आर्या एकदम ड्रंक हालत में। जिसके बाद वो फोर्सफुली कमरे के अंदर घुस जाता है और उसको हरास करना चालू कर देता है। अंकिता काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो उसको एक ब्रेव लड़की की तरह रोक देती है। पुलकित शायद ये सोच के उसके कमरे में आ जाता है कि ये उसको अपना फायदा उठाने देगी, लेकिन अंकिता ऐसी लड़की नहीं होती, वो साफ मना कर देती है उसको। जिसके बाद पुलकित उसके कमरे से बाहर चला जाता है। अंकिता काफी ज्यादा रोती है और वो रोकर अपने दोस्त को फोन करती है और उसको बताती है सारी बात। अब एक और इंसिडेंट मैं बताती हूँ, जिसमें अंकिता किचन में खड़ी होती है रिजॉर्ट के, वो अपने फोन पे लगी हुई होती है। इतने में उस रिजॉर्ट के अंदर एक पार्टी चल रही होती है, VIP पार्टी।
उस वीआईपी पार्टी में से एक बंदा उठ के आता है किचन के अंदर और वहां पे आके अंकिता को देख के स्माइल करता है। अंकिता भी उसको देख के कैजुअल सी स्माइल करती है और वापस से अपने फोन में लग जाती है। जिसके बाद वो आदमी अंकिता की तरफ बढ़ता है और फोर्सफुली उसको हक करता है। अंकिता को समझ नहीं पाती कि ये क्या हुआ उसके साथ, लेकिन बाद में जब वो ये सब प्रोसेस करती है तो बहुत ज्यादा रोती है, बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसको चुप कराने आता है खुद पुलकित आर्या। वो उसको समझाता है, जिसके बाद वो चुप हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। अब आप इस चीज में एक आईनी देखो, जो बंदा उसको खुद हरास कर रहा था इससे पहले, वो उसको हरासमेंट से बचाने आया था, लेकिन यहाँ पे चीजें नहीं रुकती है। पुलकित आर्या उसको एक और बार हरास करता है ऐसे ही किसी एक इंसिडेंट में। अब धीरे धीरे करके उस रिजॉर्ट के अंदर जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल सी होने लग जाती है। अंकिता को वहां काम किए 1 महीना भी नहीं हुआ होता और इतनी सारी चीजें वो झेल रही होती है। अभी तक उसके साथ फिजिकल हरासमेंट हो रही थी, अब उसके साथ मेंटल हरासमेंट भी होना चालू हो जाती है। एक बार अंकिता अपने रिसेप्शन डेस्क पे बैठी हुई होती है और पुलकित आर्या का एक दोस्त जिसका नाम होता है अंकित, अब पुलकित आर्या के 2 दोस्त होते हैं जो उसके साथ वहां काम कर रहे होते हैं, जो आई गेस उसके मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ऐसे कुछ होते हैं। एक का नाम होता है अंकित और एक का नाम होता है सौरभ। तो उनमें से एक यानी कि अंकित अंकिता के पास आता है और उसको धीरे से कहता है कि आज एक वीआईपी गेस्ट आने वाला है, तो क्या तुम उसको स्पेशल सर्विस दे दोगी, 10,000 रुपए मिलेंगे। जिसके बाद अंकिता उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन 10,000 रुपए के लिए अपने आप को बेचूंगी नहीं मैं। जिसपे अंकित थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वो अपनी बात चेंज कर देता है। वो कहता है, अरे मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या तुम ऐसी किसी लड़की को जानती हो जो वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस दे सके। तो अंकिता उसको कहती है कि क्या मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूँ जो ऐसी किसी लड़की को जानती होगी, और मुझे पता है कि ये स्पेशल सर्विस वाली बात आपने मेरे लिए कही है। जिसपे अंकित उसको कहता है, मैंने तुम्हारे लिए नहीं कही है, अगर तुम किसी और लड़की को जानती हो तो उसका नंबर मुझे दे देना। ये बोल के वो चला जाता है। अब अंकिता अपनी ये सारी बातें, ये सारे इंसिडेंट अपने दोस्त को बता रही होती है। वो सब उसको बताती है जो भी उस रिजॉर्ट में हो रहा होता है। वो वर्क प्लेस अंकिता के लिए एक नर्क बन जाता है। 3 सितंबर को अंकिता ज्वाइन करती है, लेकिन 17 सितंबर आते आते वो डिसाइड कर लेती है कि मुझे ये जॉब छोड़नी है। वो पुष्पदीप को बता देती है कि मैं ये जॉब कल छोड़ रही हूँ, यानी कि 18 सितंबर को। अब 18 सितंबर आ जाता है और अंकिता पुलकित आर्या को जाके बोलती है कि मैं आज रिजाइन करके अपने घर जा रही हूँ, मुझे इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करना है। जिस पर पुलकित आर्या उसको रोकने लग जाता है, समझाने लग जाता है, मनाने लग जाता है, लेकिन अंकिता उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आती। अब पुलकित आर्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात से। वो क्या करता है, अंकिता का हाथ पकड़ता है और उसकी कलाई मोड़ देता है। जिसके बाद अंकिता भागती हुई अपने रूम में जाती है और पुष्पदीप को कॉल करके 4:30 बजे ये बात बताती है। जिसके बाद बात करते करते अंकिता उसको कहती है कि मैं फोन रख रही हूँ क्योंकि पुलकित आर्या और उसके दोस्त आ रहे हैं मुझसे बात करने के लिए। अब 6:30 बजे अंकिता दोबारा पुष्पदीप को कॉल करती है और वो रो रही होती है और 6:52 तक उनकी बात होती है। रोते रोते वो सब बताती है कि कैसे ये लोग उसको फोर्स कर रहे हैं कि यहाँ पे रुक जाओ और तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, और वो जाना चाहती है। जिसके बाद वो 6:52 पे दोबारा से कॉल कट कर देती है ये बोल के कि मैं दोबारा कॉल करूंगी। लेकिन पुष्पदीप को क्या पता होता है कि अंकिता का कॉल उसके पास अब कभी भी नहीं आने वाला। काफी देर हो जाती है और पुष्पदीप के पास अंकिता का कोई कॉल नहीं आता। वो 9 बजे करीब अंकिता के फोन पे कॉल करता है, बहुत बार कॉल करता है, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा होता है। जिसके बाद वो पुलकित आर्या के फोन पे भी कॉल करता है, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा होता उसका। अब पुष्पदीप ठीक 12:30 बजे दोबारा से अंकिता को कॉल करता है, लेकिन 12:30 बजे भी अंकिता का फोन स्विच ऑफ जा रहा होता है। इस पे पुष्पदीप घबरा जाता है। वो पुलकित आर्या के फोन पे फोन किए जा रहा होता है, लेकिन पुलकित आर्या उसका फोन उठाने को राजी नहीं होता। अब अगला दिन हो जाता है, पुष्पदीप दोबारा सुबह सुबह कॉल करता है और इस बार पुलकित आर्या उसका फोन उठा लेता है। पुष्पदीप उससे बात करता है और पूछता है अंकिता कहाँ है। तो पुलकित आर्या उसको कहता है कि अंकिता रिजॉर्ट छोड़कर भाग चुकी है, और पुलकित आर्या कहता है कि वो बिना रिजाइन करे ही भाग गई है, प्लस उसका सामान यहीं पे पड़ा हुआ है। पुलकित आर्या उसको अपनी साइड की कहानी बताता है। कहता है कि पिछली शाम को 6:30 के बाद से अंकिता और पुलकित का झगड़ा चल रहा था काफी, क्योंकि अंकिता किसी बात से अपसेट थी। तो उसका मूड ठीक करने के लिए पुलकित आर्या अंकिता को सौरभ और अंकित के साथ ऋषिकेश ले गया।
वो लोग 2 टू व्हीलर्स पे गए थे और वो 3 घंटे में वहां से रिजॉर्ट वापस भी आ गए थे। जिसके बाद अंकिता अपने रूम में चली गई और ऋषिकेश में अंकिता का फोन डेड हो गया था, इसीलिए अंकिता ने पुलकित से उसका फोन ले लिया। रिजॉर्ट में आने के बाद भी अंकिता के पास पुलकित का फोन था, क्योंकि पुलकित को रात को कोई काम ही नहीं होता फोन से, इसीलिए उसने अंकिता को दे रखा था। अंकिता उस फोन को लेकर अपने रूम में चली जाती है, जिसके बाद अंकित खुद उसको जाकर रूम में खाना देकर आता है। जो बंदा अपने लिए खुद खाना नहीं लेता वो अंकिता के लिए खाना देने जाता है रूम में। अब क्या होता है, सुबह हो जाती है। सुबह सुबह पुलकित अपने दोस्त अंकित को अंकिता के रूम में भेजता है पुलकित का फोन लेने, जिसके बाद अंकित उसके रूम में जाता है, लेकिन देखता है अंकिता तो रूम में है ही नहीं। सबके सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और तब से अंकिता को इधर उधर ढूंढने में लगे हुए होते हैं। तो पुलकित पुष्पदीप से कहता है, ऐसा तो नहीं कि अंकिता भागकर तुम्हारे पास आ गई हो, अगर आ गई हो तो हमें बता दो। पुलकित की ये सारी बातें सुन के पुष्पदीप हिल जाता है। वो उसको कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं यहाँ जम्मू में बैठा हुआ हूँ, अगर वो वहां से मेरे पास आ भी रही होगी ना तो अभी तक नहीं पहुंच पाएगी। और अजीब बात ये होती है कि सौरभ और अंकित भी पुष्पदीप से सेम बातें करते हैं, वो सेम टू सेम डिट्टो कहानी सुनाते हैं उसको। अंकिता के गायब हो जाने के बाद उसकी फैमिली मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवाती है। पुष्पदीप 20 सितंबर को एक ट्वीट करता है, सारी कहानी लिखता है और अपर अथॉरिटीज को वो टैग करता है उसमें, जिस ट्वीट के ऊपर उसको काफी ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। इतना ही नहीं, वो जम्मू से ऋषिकेश भी आता है अंकिता को ढूंढने के लिए। अंकिता के गायब होने के 6 दिन बाद एक नहर में एक लड़की की लाश मिलती है और वो लड़की और कोई नहीं अंकिता होती है। उसकी बॉडी मिलने के बाद हर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। काफी सारे प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, अभी भी चल रहे हैं, और पुलकित आर्या को अरेस्ट कर लिया जाता है। और फाइनली पुलकित आर्या कन्फेशन करता है। उसका कन्फेशन कुछ इस तरह होता है, वो बताता है कि जिस रात को अंकिता और पुलकित की लड़ाई हो रही थी, और वो लड़ाई इस वजह से हो रही थी कि अंकिता रिजॉर्ट छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन पुलकित नहीं चाहता था कि वो रिजॉर्ट छोड़कर जाए। जिसके बाद वो अंकिता को शांत करने के लिए अंकिता को लेकर अपने दोनों दोस्तों के साथ ऋषिकेश निकल जाता है। वहां पे रास्ते में तीनों लोग शराब पीते हैं। जब वो शराब पी रहे होते हैं तब अंकिता पुलकित से दोबारा लड़ने लग जाती है और गुस्से में उसका फोन फेंक देती है, जिसके बाद वो पुलकित और उसके दोनों दोस्तों के ऊपर हाथ चलाने लग जाती है, जिस पर उन तीनों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग अंकिता को उठाकर नहर में फेंक देते हैं। अब इस कहानी में कितनी रियलिटी है इस बात को कोई भी नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब अंकिता की डेड बॉडी मिली तो उसके गायब होने के 6 दिन बाद मिली, यानी कि 6 दिन तक उसकी बॉडी नहर के अंदर ही थी। लेकिन जब उसकी बॉडी बाहर आई तो कुछ विटनेसेस ने उसकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से देखा था। उसकी बॉडी फूली हुई नहीं थी, ये बहुत ताज्जुब की बात है। प्लस उसके सर पे बाल नहीं थे, ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि उसके बाल किसी ने खींच के उखाड़े हैं। उसके दांत गायब थे। प्लस उसकी बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे इसे जलाया गया है, और उसकी बॉडी पे काफी सारे काटने के निशान थे इंसानी दांतों से। जब अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अंकिता की डेथ डूबने की वजह से हुई है। प्लस ये भी लिखा हुआ था कि उसकी बॉडी पे कुछ निशान है जो कि ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से आए हैं। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अंकिता के पेरेंट्स उसकी डेड बॉडी को जलाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें प्रॉपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, तभी हम अपनी लड़की की बॉडी को जलाएंगे, क्योंकि सबको लग रहा होता है कि ये रिपोर्ट अधूरी है। लेकिन सस्पिशियसली अंकिता की बॉडी को जल्दी से जल्दी जलवा दिया जाता है। इतना ही नहीं, वनंतरा रिजॉर्ट पे जिस साइड पे अंकिता का रूम था उसी जगह को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। प्लस कितने ही रिपोर्टर्स उस रिजॉर्ट में जाकर आ चुके हैं और उन न्यूज रिपोर्टर्स ने दिखाया कि कितनी सारी ऐसी चीजें उस रिजॉर्ट के अंदर पड़ी हुई है जिन चीजों को इन्वेस्टिगेट करके सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि एक न्यूज रिपोर्टर को वहां से एक एंट्री की बुक मिली और उस एंट्री बुक में उस दिन जितने लोग उस रिजॉर्ट में आए थे उनकी एंट्री थी और वो बुक वहीं की वहीं पड़ी हुई थी। काफी सारी चीजें उस रिजॉर्ट में ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है, अनछुई। प्लस उस रिजॉर्ट को जलाया भी गया। उस रिजॉर्ट के ऊपर बुलडोजर क्यों चलाए गए, किसकी परमिशन से, कुछ नहीं पता। इनफैक्ट उस रिजॉर्ट के अंदर एक रिपोर्टर को फर्श पे खून पड़ा हुआ मिला। अब श्योरली नहीं कह सकते कि वो खून ही था, लेकिन दिखने में वो खून ही लग रहा था। प्लस अंकिता के रूम से जो सीसीटीवी कैमरा की तार जा रही थी, प्लस उसके आसपास जितनी भी तारें थी सीसीटीवी की, वो सब कटी हुई थी।
अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है, हमें एग्जैक्टली पूरी कहानी नहीं पता है कि क्या हुआ था, हम सिर्फ अजम्पशन लगा सकते हैं। लेकिन अंकिता के साथ क्या हुआ था ये तो अंकिता ही जानती थी। वो लड़की 18 सितंबर को इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि उसने उस रिजॉर्ट के एक शेफ को कॉल किया था रोते हुए और ये बोलते हुए कि प्लीज मेरा बैग मुझे नीचे ला कर दे दो। और जब वो शेफ उसके पास वो बैग देने गया तब अंकिता गायब थी, वो वहां थी ही नहीं जहां पे उसने उसको बुलाया था। 19 साल की बच्ची, सोचो कितनी डरी हुई होगी। और हाल ही में पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि पुलकित आर्या अंकिता को इसीलिए रोक रहा था क्योंकि अंकिता उस रिजॉर्ट के बारे में काफी कुछ जानती थी। वो नहीं चाहता था कि वो उस रिजॉर्ट को छोड़कर जाए और बाहर सबको उस रिजॉर्ट के बारे में बता दे, और वो काफी चीजें अपने दोस्त को बता चुकी थी। अब यहाँ पे काफी सारे लोग बोलेंगे कि उसके पेरेंट्स को जरूरत क्या थी उसको इतनी दूर काम करने भेजने की, अकेली लड़की है, क्यों किया ऐसा, क्यों भेजा। सबसे पहली चीज, प्लीज विक्टिम ब्लेमिंग करना बंद करो। अब होने को चीज तो आपके घर से बाहर निकल के भी हो सकती है। एक विक्टिम की गलती नहीं होती कि वो विक्टिम बन गया, गलती उस क्रिमिनल की होती है, सारी गलती उस क्रिमिनल की होती है। क्यों ऐसा होता है कि किसी लड़की को अपने सपने पूरे करने हो तो उससे पहले उसको 10 चीजें सोचनी पड़ती हैं। क्या हम एज अ सोसाइटी अपने लड़कों को ये नहीं सिखा सकते कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, बजाय लड़कियों को ये सिखाने के कि यहाँ मत जाओ और वहां मत जाओ। दुनिया नहीं आ रही थी उसके पास उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक करने के लिए, उसी को बाहर निकलना था। बहुत सारी लड़कियां बाहर काम करने जाती हैं, अपने घर से दूर रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, हर कोई इस दुनिया में सरवाइव करना चाहता है इसलिए काम करता है। और कुछ लोग जिन्हें काम नहीं करना पड़ता और जिनके पापा के पास बहुत पैसा होता है, वो लोग इस बात को नहीं समझ सकते, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। और इस केस में यही चीज हुई है, एक तरफ ऐसा इंसान जिसको किसी की कदर नहीं पैसे के अलावा, और एक तरफ वो लड़की जो अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देने के लिए इतनी दूर जॉब करने आ गई। अंकिता एक बहुत अच्छी लड़की थी और उसको ब्लेम करना बंद कर दीजिए। उसकी गलती नहीं थी उसके मर्डर के पीछे, बिल्कुल भी नहीं थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ये सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, ये किसी लड़की के साथ नहीं होनी चाहिए जो उस बेचारी बच्ची के साथ हुई। वो कितनी ज्यादा डरी हुई होगी, लास्ट मोमेंट पे वो अपने पेरेंट्स को याद कर रही होगी, हेल्पलेस होगी। मैं बस एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ सब तक कि ऐसे इंसिडेंट्स अगर होते हैं तो प्लीज आप विक्टिम को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, प्लीज। बाकी अगर आपको मेरा स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।